अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, सीडीपी का आज का जो टॉपिक है वो है शिक्षण कौशल। ठीक है, और पिछले 17 वीडियो आप सीडीपी के देख चुके हैं। शिक्षण कौशल के 2 वीडियो होंगे और पूरी सीडीपी आपको इस चैनल के माध्यम से इस प्लेलिस्ट में पूरी सीडीपी मिलेगी। ठीक है, और 30 में 30 कहीं बाहर से नहीं, इतना दावा है मेरा। और ये चाहे बीटीसी के छात्र हों, चाहे डीएलएड, और चाहे सीटेट, चाहे टेट, सुपर टेट, आरटेट, कोई भी हो, सभी के लिए बाल मनोविज्ञान एक ही होता है। ये बारंबार हर वीडियो में कहने की कोई बात नहीं, इसलिए आप सभी मन लगाकर इसको पढ़ें। चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, पहला पॉइंट है शिक्षण है एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव। एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव। शिक्षण क्या है? एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है। देखिए, ये आपको ये भी बता दें कि ऑप्शनल में ये पेडागॉजी टाइप से पूछे जाएंगे, इसलिए आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना है। ये कथन किसका है? गेज महोदय का। किसका कथन है? गेज महोदय का। अगला है शिक्षण का अर्थ है। तो शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। ठीक है, शिक्षण का क्या अर्थ है? सीखने में वृद्धि करना। नेक्स्ट है ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया क्या है? शिक्षण। ठीक है, शिक्षण जो है ज्ञान प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है शिक्षा के तत्व हैं। तो शिक्षा के कौन कौन से तत्व होते हैं? कक्षा, विद्यालय, समाज। ठीक है ना, कक्षा, विद्यालय और समाज ये शिक्षा के तत्व हैं। नेक्स्ट है उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं। तो उद्देश्य के आधार पर शिक्षण कितने प्रकार का होता है उसको देखा जाता है। ठीक है ना, पहला है ज्ञानात्मक शिक्षण, दूसरा है भावात्मक शिक्षण, तीसरा है मनोगत्यात्मक शिक्षण। मीन्स उद्देश्य के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार के होते हैं: ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण, मनोगत्यात्मक शिक्षण। ठीक है, अगला है शिक्षा के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार। तो शिक्षा के स्तर के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार का होता है: स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन। ठीक है ना, जिस प्रकार से उद्देश्य के आधार पर 3 प्रकार का होता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, उसी प्रकार से शिक्षा के स्तर के आधार पर भी शिक्षण 3 प्रकार का होता है: स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन। ठीक है, आगे देखते हैं। शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार। तो शासन प्रणाली के आधार पर भी शिक्षण 3 प्रकार का होता है। शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार का होता है: एक तंत्रीय शिक्षण, लोकतंत्रीय शिक्षण, हस्तक्षेप रहित चिंतन शिक्षण। ठीक है ना, शासन प्रणाली के आधार पर
शिक्षण 3 प्रकार का होता है। एक तंत्रीय शिक्षण, लोकतंत्रीय शिक्षण और तीसरा हस्तक्षेप रहित शिक्षण। ठीक है। नेक्स्ट है शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार। तो शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण कितने प्रकार का होता है? ये भी 3 प्रकार का होता है। औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, औपचारिकेतर शिक्षण। ठीक है ना। शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार, औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, औपचारिकेतर शिक्षण। ठीक है। तो शैक्षिक व्यवस्था वाला इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अगला है शिक्षण की अवस्थाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पूर्व क्रिया अवस्था, अंतः प्रक्रिया अवस्था, उत्तर क्रिया अवस्था। शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। पूर्व क्रिया अवस्था, अंतः प्रक्रिया अवस्था, उत्तर क्रिया अवस्था। चलिए अब देख लेते हैं कि पूर्व क्रिया अवस्था क्या है। पूर्व क्रिया अवस्था है कि कक्षा में जाने से पूर्व की गई क्रिया। ठीक है ना। कक्षा में जाने से पूर्व की गई क्रिया पूर्व क्रिया अवस्था है। और अंतः क्रिया क्या है? कक्षा में जाने के बाद की गई क्रिया। ठीक है। अंतः क्रिया क्या होती? कक्षा में जाने के बाद की गई क्रिया अंतः क्रिया अवस्था होती है। और उत्तर क्रिया अवस्था क्या है? उत्तर क्रिया अवस्था में सीखे गए कार्य का शिक्षक द्वारा मूल्यांकन करना। मीन्स सीखे गए कार्य का शिक्षक द्वारा मूल्यांकन करना ही उत्तर क्रिया अवस्था। ठीक है ना। नेक्स्ट है शिक्षण विधियां हैं। मीन्स शिक्षण विधियां क्या होती हैं? शिक्षण को रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने का तरीका। मीन्स शिक्षण को रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने का जो तरीका होता है, उन्हीं को हम शिक्षण विधि कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। शिक्षण की कुल कितनी विधियां हैं? ठीक है ना। शिक्षण की कुल कितनी विधियां हैं? तो शिक्षण की कुल 8 विधियां हैं। हालांकि सीरियल से नाम मैंने नहीं दिया है क्योंकि आवश्यक नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं आपको किन विधियों में क्या है उसको बता दिया हूँ। शिक्षण की कुल 8 विधियाँ होती हैं, जिसमें कि एक विधि व्याख्या विधि है। अब देखिए व्याख्या विधि है, तो व्याख्या विधि क्या है? कठिन अंशों को सरल बनाना। व्याख्या विधि क्या है? कठिन अंशों को सरल बनाना। ठीक है। अगला है स्पष्टीकरण विधि। तो स्पष्टीकरण में विधि देखिए ऐसे इसमें मैंने कर दिया है कि एक पूर्ण एवं विस्तृत कथन होता है। तो एक पूर्ण एवं विस्तृत कथन किसमें होता है? स्पष्टीकरण विधि में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक विधि है। मीन्स अगर सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जा रहा है तो उसके लिए क्या कौन सी विधि इंपॉर्टेंट होती है? विवरण विधि। ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान के लिए, सामाजिक विज्ञान विषय जो है उसके लिए विवरण विधि से शिक्षण होता है। ठीक है ना। अगला है पूर्व शब्द चित्र प्रस्तुत करके समझाया जाता है। पूर्व शब्द चित्र प्रस्तुत करके समझाया जाता है। किस विधि में समझाया जाता है? वर्णन विधि में। अब ये आपको बता दें कि जो 8 विधियां हैं उन्हीं में से सब चल रहे हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए व्याख्या विधि एक हो गई, दूसरी स्पष्टीकरण विधि हो गई, तीसरी विवरण विधि हो गई, चौथे नंबर वर्णन विधि हो गई। ठीक है ना। 5वें नंबर पर फिर आगे आने ही वाला है देखिए। तो इसीलिए मैंने सीरियल से नहीं दिया है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं
तात्पर्य जिनके उनको दिया है। अगला है कहानी कथन विधि द्वारा, इस 5वें नंबर की विधि है इस शिक्षण की। सूक्ष्म तथा जटिल अंशों को सरल बनाया जाता है। तो प्रश्न जैसे पूछा जाता है कि शिक्षण की किस विधि में जो है सूक्ष्म तथा जटिल अंशों को सरल बनाया जाता है, तो वहाँ आपका उत्तर होगा कहानी कथन विधि। ठीक है ना, कहानी कथन विधि में सूक्ष्म तथा जटिल अंशों को सरल बनाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता तथा क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित विधि है। तो व्यक्तिगत भिन्नता तथा क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित विधि निरीक्षित अध्ययन विधि है। कौन सी विधि है? निरीक्षित अध्ययन विधि। ठीक, व्यक्तिगत भिन्नता तथा क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित विधि को क्या कहते हैं? निरीक्षित अध्ययन विधि। नेक्स्ट है उदाहरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण प्रविधि किसमें यूज होती है? छात्रों की विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति के विकास एवं वृद्धि के लिए। छात्रों की विचार शक्ति और कल्पना शक्ति के विकास एवं वृद्धि के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? उदाहरण विधि का। ठीक है, तो अब अगर आप गिनना चाहें तो गिन लीजिए। जैसे व्याख्या विधि 1 थी, स्पष्टीकरण विधि। शिक्षण की कुल 8 विधि हैं, तो शिक्षण की 8 विधियों में व्याख्या विधि 1, स्पष्टीकरण विधि 2, विवरण विधि 3, वर्णन विधि 4, कहानी कथन विधि 5। ठीक है ना, और ये आपका निरीक्षित अध्ययन विधि 6, उदाहरण प्रविधि देखिए 7। तो 7 इसमें हो गए हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेथड, जिसका तात्पर्य विधि, शब्द लिया गया है। तो मेथड जो है कहाँ, किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। याद रखिएगा, लैटिन भाषा से मेथड शब्द लिया गया है। ठीक है, एक है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि यही 8वीं विधि थी उसमें शिक्षण विधियों की। ठीक, तो प्रदर्शन विधि की क्या विशेषता है कि प्रदर्शन विधि में शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। कहने का मतलब किसी भी टॉपिक पर जब चर्चा होती है तो उसके लिए छात्र भी उत्सुक होते हैं और शिक्षक भी उत्सुक होता है, और दोनों उस टॉपिक पर टिप्पणी तेजी से बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला है प्रदर्शन विधि उपयोगी होती है। तो प्रदर्शन विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। ठीक है ना, छोटी कक्षाओं के लिए कौन सी विधि उपयोगी होती है? प्रदर्शन विधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। ये कथन किसका? डॉक्टर वी.के. पासी। शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। किसने कहा था? डॉक्टर वी.के. पासी ने। बहुत इम्पोर्टेंट। अगला है कक्षा कक्ष
में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने को कहते हैं। तो कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने को ही शिक्षण कौशल कहते हैं। ठीक है ना। तो शिक्षण कौशल क्या है कि कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। ठीक है ना। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल प्रभावशाली बनाते हैं। तो शिक्षण कौशल किसको प्रभावशाली बना देता है? शिक्षण की प्रक्रिया को। इसीलिए शिक्षण कौशल बहुत अनिवार्य है। शिक्षण प्रक्रिया के लिए शिक्षण कौशल का होना अति आवश्यक। अगला है शिक्षण कौशल की विशेषता है। तो शिक्षण कौशल की क्या विशेषता है? प्रक्रिया एवं व्यवहार संबंधित। प्रक्रिया एवं व्यवहार संबंधित। नेक्स्ट है विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। तो विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक कौन है? शिक्षण कौशल। ठीक है। तो भाई देखिए, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बीच बीच में जो भी एग्ज़ाम अपडेट होती हैं वो भी आपको पता चलती रहेगी। ठीक है। और इस बार का सीटेट आपको मालूम ही है कि ऑफलाइन होगा। ठीक है। 2023 जुलाई वाला सीटेट ऑफलाइन हो रहा है, इसके पहले ऑनलाइन होता था। चलिए देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण है। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है? एक प्रकार का कौशल है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? एक प्रकार का कौशल है। ठीक है ना। अगला है सूक्ष्म शिक्षण आधारित है। सूक्ष्म शिक्षण, अब यहाँ सूक्ष्म में शिक्षण आधारित है, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। ठीक है ना। सूक्ष्म शिक्षण आधारित है। किस पर आधारित है? शिक्षण कौशल पर। अगला है सर्वप्रथम शिक्षण कौशल सूची तैयार की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम शिक्षण सूची जो है, शिक्षण कौशल सूची स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई। ठीक है ना। सबसे पहली बार शिक्षण कौशल सूची स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई। ठीक है ना। आगे देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम स्तर है। तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम स्तर उद्देश्य को लिखना होता है। ठीक है ना। कभी भी आप माइक्रो टीचिंग कर रहे हों, किए भी होंगे, क्योंकि भाई बीएड या डीएलएड या बीटीसी जो भी किए हैं, तो माइक्रो टीचिंग में सबसे पहले आप क्या करते हैं? उद्देश्य को लिखते हैं। ठीक। तो ये सूक्ष्म शिक्षण का पहला स्तर है। प्रथम स्तर उद्देश्य को लिखना होता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है सूक्ष्म शिक्षण का द्वितीय स्तर है। तो सूक्ष्म शिक्षण का द्वितीय स्तर है पाठ की प्रस्तावना। मीन्स आपको क्या पढ़ाना है उसकी प्रस्तावना आप लिखते हैं। ठीक है ना। सूक्ष्म शिक्षण का द्वितीय स्तर पाठ की प्रस्तावना। अगला पॉइंट है NCERT द्वारा महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल है। आज तो आपको मालूम ही होगा कि सभी प्रकार के बोर्डों में NCERT पैटर्न की ही बुकें चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? उसका कारण है कि चूँकि उसका शिक्षण कौशल बड़ा अच्छा माना गया है, इसीलिए
तो एनसीईआरटी द्वारा महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल कौन कौन से हैं उनको देख लिया जाए। पहला है खोजक प्रश्न कौशल। एनसीईआरटी का शिक्षण कौशल क्या है? पहला खोजक प्रश्न कौशल, दूसरा स्पष्टीकरण का कौशल, तीसरा उद्दीपन परिवर्तन का कौशल और चौथा पुनर्बलन कौशल, पांचवा है दृष्टांत कौशल। तो एनसीईआरटी द्वारा महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल जो दिए गए हैं उनमें पहला खोजक प्रश्न कौशल, दूसरा स्पष्टीकरण का कौशल, तीसरा उद्दीपन परिवर्तन का कौशल, चौथा पुनर्बलन कौशल, पांचवा दृष्टांत कौशल होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विषय वस्तु पर आधारित क्रमबद्ध तथा सार्थक कथन शिक्षक द्वारा दिए जाते हैं। तो विषय वस्तु पर आधारित क्रमबद्ध तथा सार्थक कथन शिक्षक द्वारा दिए जाते हैं किस कौशल के बाद? स्पष्टीकरण कौशल द्वारा। ठीक है ना। स्पष्टीकरण कौशल द्वारा विषय वस्तु पर आधारित क्रमबद्ध तथा सार्थक कथन शिक्षक द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो आज की टॉपिक में इतना ही है और नेक्स्ट वीडियो में शिक्षक कौशल आपका पूरा कंप्लीट करके आगे चलेंगे एवरेज की ओर। ठीक है ना। तो आज की टॉपिक इतना है तो आप ध्यान से देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। ठीक है ना। और एक बार फिर आपसे आग्रह है कि भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।